मेरी भाषा हिंदी भाषा परिवार में आप सभी प्यारे विद्यार्थियों का एक बार फिर से स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं कविता एक वृक्ष की हत्या। इस कविता को डीबीएसई बोर्ड के द्वारा कक्षा 10वीं की प्रथम इकाई में शामिल किया गया है। एक वृक्ष की हत्या कविता के कवि हैं कुंवर नारायण जी। जैसे ही कविता का शीर्षक हम पढ़ते हैं, एक वृक्ष की हत्या, वृक्ष को तो हम काट सकते हैं, फिर यहाँ पर एक वृक्ष की हत्या ही शीर्षक का चुनाव क्यों किया गया? जब हत्या की बात आती है तो हत्या हम सजीव वस्तुओं की करते हैं, मानव की करते हैं। पेड़ को हम साधारण भाषा में कह सकते हैं कि पेड़ को काट दिया गया है। जब हम उसको सिर्फ पेड़ मानते हैं तो उसे हम काट सकते हैं, उसके कटने से या न कटने से हमारे ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जब हम पेड़ को अपना दोस्त मानते हैं, उसके साथ लगाव महसूस करते हैं, उसके साथ आत्मीयता का भाव रखते हैं, तब उसके कट जाने से या उसके हमारे जीवन में न रहने से हमें अवश्य फ़र्क पड़ता है, क्योंकि हमने उसको दोस्त माना है, हमने एक परिवार के सदस्य की भांति उसके साथ अपना संबंध बनाया है। इस कविता में कुंवर नारायण बताना चाहते हैं कि एक वृक्ष की हत्या, एक ऐसा वृक्ष जिसको हम बचपन से देख रहे हैं। जब भी हम घर लौटते हैं तो हमारे घर के दरवाजे के सामने हमेशा वो खड़ा रहता है, एक चौकीदार की भांति, जिसकी छाया में हम बैठते हैं, जिसकी छाया में हम बैठकर अपनी कल्पना की उड़ान भरते हैं, जिसके आसपास रहने से हमें अपनेपन का एहसास होता है। अगर अचानक से वो हमें घर लौटते समय हमारे घर के सामने नहीं मिलता है, ठीक वैसे ही जैसे हमारे किसी परिवार के सदस्य के न मिलने से हमारे मन में जो दुख उत्पन्न होता है, इसी प्रकार के दुख को कुंवर नारायण जी ने इस कविता में दिखाया है। साथ में यहाँ पर वृक्ष का मानवीकरण किया गया है। मानव जीवन में प्रकृति का क्या महत्व है, मानव जीवन में पेड़ पौधों का क्या महत्व है, इससे हम सब परिचित हैं। पेड़ पौधों के बिना हम जीवन की कल्पना भी नहीं कर सकते। शहरीकरण और तकनीकी विकास की अंधी दौड़ में कहीं ना कहीं हम अपने मानव मूल्यों को भूलते हुए जा रहे हैं। इन्हीं के बारे में कवि इस कविता में बताते हैं और क्या क्या इस कविता में बताया गया है। पहले कविता का हम वाचन करते हैं, वाचन करने के बाद इसकी व्याख्या करेंगे। आइए सबसे पहले सुनते हैं कविता एक वृक्ष की हत्या। अब की घर लौटा तो वह नहीं था, वही बूढ़ा चौकीदार वृक्ष जो हमेशा मिलता था घर के दरवाजे पर तैनात। पुराने चमड़े का बना उसका शरीर, वही सख्त जान, झुर्रियोंदार खुरदुरा तना मैला कुचैला, राइफल सी एक सूखी डाल, एक पगड़ी फूल पत्तीदार, पाँवों में फटा पुराना जूता, चरमराता लेकिन अक्खड़ बलबूता, धूप में बारिश में गर्मी में सर्दी में हमेशा चौकन्ना, अपनी खाकी वर्दी में, दूर से ही ललकारता, कौन? मैं जवाब देता, दोस्त, और पल भर को बैठ जाता उसकी ठंडी छाँव में। दरअसल शुरू से ही था हमारे अंदेशों में कहीं एक जानी दुश्मन कि घर को बचाना है लुटेरों से, शहर को बचाना है नादिरों से, देश को बचाना है देश के दुश्मनों से, बचाना है नदियों को नाला हो जाने से, हवा को धुआं हो जाने से, खाने को जहर हो जाने से, बचाना है जंगल को मरुस्थल हो जाने से, बचाना है मनुष्य को जंगल हो जाने से, बचाना है मनुष्य को जंगल हो जाने से। आइए कविता की व्याख्या को समझते हैं। अब की घर लौटा तो देखा वह नहीं था। कवि कहते हैं कि इस बार जब मैं बाहर से घर वापस आया, घर को लौटा, तो मैंने देखा वह नहीं था। यहाँ पर वह कौन है? वही वृक्ष जिसकी यहाँ पर बात की जा रही है, वही बूढ़ा चौकीदार वृक्ष। और वृक्ष को सिर्फ कवि वृक्ष नहीं कहते बल्कि चौकीदार कहते हैं। जैसे एक चौकीदार हमारे घर की सुरक्षा करता है, हमारे घर के बाहर तैनात रहता है, हमारे देश की सुरक्षा करता है, हमारे देश की सीमा पर तैनात होता है, बिल्कुल वैसे ही वह वृक्ष सिर्फ वृक्ष नहीं था बल्कि हमारे घर के सामने खड़ा किसी चौकीदार से कम नहीं था, जो हमेशा मिलता था घर के दरवाजे पर तैनात। और जब भी कवि बाहर से आते थे, क्योंकि वो अब यहाँ इस घर में नहीं रहते हैं, शहर में रहते हैं, और शहर से जब वो वापस लौटते हैं, छुट्टियों में आते हैं, अपने घर वापस आते हैं, तो इस बार उन्होंने देखा कि वह नहीं है,
वही उनका बूढ़ा चौकीदार वृक्ष। वृक्ष को बूढ़ा भी कहा है क्योंकि वह बहुत पुराना है। बचपन से उसने उसको बड़ा होते हुए देखा है, उसके साथ समय बिताया है। एक दोस्त की भांति उसका लगाव उस वृक्ष के साथ है और घर भी उस वृक्ष को जानता है और वो वृक्ष भी चौकीदार की भांति उस घर की सुरक्षा करता है। हालांकि कवि यहाँ पर नहीं रहता, लेकिन उसको ये पूरा यकीन है कि वह जो बूढ़ा चौकीदार वृक्ष है वो उसके घर के बाहर हमेशा तैनात रहता है और उसके घर की सुरक्षा करता है। लेकिन इस बार कवि उस वृक्ष को अपने घर के सामने तैनात ना देखकर, घर के सामने न पाकर बहुत दुखी हो जाता है। उसके मन में एक खालीपन, एक रिक्तता का एहसास होता है। वह बूढ़ा वृक्ष उसके घर के दरवाजे पर हमेशा चौकस चौकन्ना चौकीदार की तरह पहरेदारी करता है। वह वृक्ष उसके घर का पहरेदार था। वह बूढ़ा चौकीदार वृक्ष किसी के स्वार्थ की बलि चढ़ गया। किसी स्वार्थी व्यक्ति ने उसको काट दिया, उसकी हत्या कर दी। कवि को पहले से ही आशंका थी, उसको पहले से ही कहीं ना कहीं मन में ये डर भी रहता था कि कहीं कोई इसे काट ना दे। कवि वृक्ष के बारे में याद करते हुए सोचता है, पुराने चमड़े का बना उसका शरीर, वही सख्त जान कि उसका शरीर इतना मजबूत था जैसे किसी पुराने चमड़े से बना हुआ। झुर्रियोंदार खुरदुरा तना, मैला कुचैला, और उसका जो तना था वो झुर्रियोंदार था क्योंकि यहाँ पर वृक्ष का मानवीकरण किया गया है। वृक्ष को सिर्फ वृक्ष नहीं मानता बल्कि अपना दोस्त मानता है, चौकीदार मानता है, एक मानव के रूप में यहाँ पर चित्रित किया गया है। और उसका जो तना था वो मैला कुचैला था, राइफिल सी एक सूखी डाल। और आगे कवि कहता है कि उसकी सूखी जो टहनियाँ थी, सूखी जो शाखाएं थी वो राइफिल के समान थी। यहाँ पर उपमा दी गई है, राइफिल सी, सूखी डालियों की तुलना यहाँ पर राइफिल के समान की है। एक पगड़ी फूल पत्तीदार, और उसके जो फूल थे, जो पत्तियां थी, वो ऐसे लगते थे जैसे उसने पगड़ी पहनी हुई है। आगे कवि कहता है, पाँवों में फटा पुराना जूता, क्योंकि यहाँ पर वृक्ष नहीं है, वो कवि का दोस्त है। तो वृक्ष के पाँवों में फटा पुराना जूता, चरमराता लेकिन अक्खड़ बलबूता। जूता है, फटा पुराना है, चरमराता है लेकिन अक्खड़ बलबूता, लेकिन अभी भी वो मजबूत है और पूरी मजबूती के साथ खड़ा हुआ है। धूप में, बारिश में, गर्मी में, सर्दी में, हमेशा चौकन्ना अपनी खाकी वर्दी में। और आगे कवि कहता है कि वो हमेशा चौकन्ना रहता है, सावधान रहता है। ऐसे लगता है जैसे खाकी वर्दी में घर की रखवाली के लिए, घर की पहरेदारी के लिए खड़ा हुआ है। दूर से ही ललकारता, और जब मैं उससे मिलने जाता तो दूर से ही वो ललकारता, पुकारता, कौन? मैं जवाब देता, दोस्त। और मैं उसे वृक्ष नहीं मानता, मैं उसे अपना दोस्त मानता हूँ। और पल भर को बैठ जाता उसकी ठंडी छाँव में, और जैसे ही मैं मिलने उससे जाता वो मुझसे पूछता, कौन? मैं उसे कहता, दोस्त। और उसकी ठंडी ठंडी छाँव में पल भर के लिए मैं बैठ जाता, सुकून महसूस करता, अपनी यादों के बारे में सोचता। दरअसल शुरू से ही था हमारे अंदेशों में, अंदेशा यानी कि संदेह होना, शक होना। कवि कहता है ये सारी बातें याद करने के बाद कि इस बार मैंने अपने घर के सामने अपने बूढ़े चौकीदार वृक्ष को नहीं देखा, अपने दोस्त को नहीं देखा, लेकिन बीच में वो सारी बातें याद करता है कि पहले जब मैं आता था तो वो कैसा दिखता था, कैसे मैं उसकी ठंडी छाँव में बैठता था, सुकून अनुभव करता था। और अब वो अपने अंदेशे के बारे में, अपने संदेह के बारे में बताता है कि दरअसल शुरू से ही था हमारे अंदेशों में कहीं एक जानी दुश्मन कि घर को बचाना है लुटेरों से। और यहाँ पर इसके प्रतीकात्मक अर्थ बहुत गहरे हो जाते हैं। कवि कहता है कि मुझे शुरू से ही पता था, ऐसा लगता था कि कोई जानी दुश्मन है, कोई ऐसा दुश्मन है जिसकी निगाहें उस बूढ़े वृक्ष पर लगी हुई है, वह अवश्य ही बूढ़े वृक्ष की हत्या कर देगा। और सचमुच हुआ भी ऐसा ही। उस बूढ़े वृक्ष की हत्या पर कवि अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करता हुआ कहता है कि हमारी असावधानी के चलते ऐसा हुआ है। कोई हमारी रक्षा करने वाले को भला कैसे मार सकता है? जो सिर्फ हमें फ़ायदा पहुंचाता है, जो हमारे लिए सिर्फ लाभकारी है, गुणकारी है, उसको भला हम कैसे नष्ट कर सकते हैं? और वृक्ष की हत्या के बाद आगे कवि कहते हैं कि घर को बचाना है लुटेरों से, शहर को बचाना है नादिरों से, देश को बचाना है देश के दुश्मनों से। अब कवि को डर लग रहा है, कहीं ना कहीं भय की भावना उसके मन में आ जाती है कि कोई अगर जानी दुश्मन मेरे वृक्ष की हत्या कर सकता है तो वो मेरे घर को भी तो लूट सकता है, शहर को, देश को लूट सकता है। ऐसे कितने ही दुश्मन हैं जो हमारे ही घर में छुपे हैं, हमारे ही देश में छुपे हैं, जिनको हम पहचान भी नहीं पाते,
सिर्फ मन में एक अंदेशा होता है, एक संदेह होता है और न जाने कब वो किसी की हत्या कर सकता है। और ऐसा हम अपने आसपास देखते भी हैं। अब कवि आगे पाठक को सावधान कर रहा है। वो हम सभी को सावधान रहने के लिए कहता है। देश को बचाना है देश के दुश्मनों से, बचाना है नदियों को नाला हो जाने से। नदियाँ धीरे धीरे नाले के रूप में परिवर्तित हो रही हैं और धीरे धीरे विलुप्त हो रही हैं। अगर नदियाँ ही नहीं रहेंगी तो जीवन भी कहाँ बचेगा। हवा को धुआं हो जाने से जो शुद्ध और स्वच्छ हवा है वो धुएं के रूप में परिवर्तित हो गई है, इतनी विषैली हो गई है कि सांस लेना भी दूभर हो गया है। जो हवा प्रकृति ने हमें वरदान स्वरूप दी है, जिस हवा पर हम सभी का अधिकार है, जो जीवनदायिनी शक्ति रखती है, उसी को हम अपने स्वार्थ के लिए धीरे धीरे विषैला करते हुए जा रहे हैं। हवा से उसको सिर्फ धुआं बना रहे हैं और इसके प्रति हमें सावधान होना है, इसको हमें बचाना है। खाने को जहर हो जाने से जिस प्रकार नदियाँ लुप्त होती जा रही हैं, हवा विषैली होती जा रही है, वैसे ही जो खाना है वो खाना न रहकर जहर बनता जा रहा है, हमें अनेक प्रकार की बीमारियां दे रहा है, हमारे जीवन को नष्ट कर रहा है। जो खाना हमें शक्ति देता है, ऊर्जा देता है, हमें चलायमान रखता है, वही खाना अब बीमारियों का कारण बन रहा है। और ये हमारे अपने ही स्वार्थ के कारण ऐसा हो रहा है। इतना तकनीकी विकास, इतनी अंधी दौड़ में कहीं ना कहीं हम मानवीय मूल्यों को पीछे छोड़ते जा रहे हैं। खाने में इतनी मिलावट होती है, आसपास इतनी खबरें हम सुनते हैं, इतनी नई नई बीमारियां हमारे आसपास आ गई हैं, जिनसे बचना, जिनसे अपने आप को सुरक्षित रखना कितना मुश्किल हो गया है। कितने सारे उदाहरण हम अपने आसपास देख सकते हैं। हम देख सकते हैं कोरोना जैसी महामारी, जो कि मानव की प्रकृति में हस्तक्षेप के कारण ही हमारे सामने उत्पन्न हुई है और जिसके दुष्परिणाम पिछले 2 सालों में हम सभी के सामने हैं। कैंसर जैसी भयानक बीमारी हम देख सकते हैं। कितने रासायनिक उर्वरक हम फसलों के ज़्यादा उत्पादन के लिए प्रयोग करते हैं और उनका सीधा सीधा प्रभाव हमारे ऊपर ही पड़ता है। हम आगे बढ़ना चाहते हैं लेकिन अपनी ही जड़ों को खोखला कर रहे हैं, अपने ही स्वार्थ में खुद को ही हम नुकसान पहुंचा रहे हैं। कवि आह्वान करता है कि हमें जागरूक होना पड़ेगा, हमें एकजुट होना पड़ेगा, हमें नदियों को बचाना है, हवा को बचाना है, खाने को बचाना है, देश को बचाना है और देश के दुश्मन जो घर में ही छुपे हुए हैं, जो हमारे आसपास हैं, उनको पहचान कर और अपने देश की रक्षा करनी है। बचाना है जंगल को मरुस्थल हो जाने से। जंगल जो हरे भरे हैं, जो जीवन देने वाले हैं, जो पेड़ पौधों वनस्पतियों से भरपूर हैं, जहाँ पर जनजीवन पलता है, वही जंगल अब धीरे धीरे मरुस्थल का रूप ले रहा है। धीरे धीरे वहाँ से पेड़ पौधे गायब हो रहे हैं, धीरे धीरे वहाँ पर जीव जंतु नहीं है, जो प्रजातियाँ हैं विलुप्त होती जा रही हैं। और ये सिर्फ मानव के हस्तक्षेप के कारण, मानव की स्वार्थी प्रवृत्ति के कारण, मानव की अंधी दौड़ के कारण। हमें अब सावधान होना है, जंगल को मरुस्थल होने से बचाना है। और सबसे महत्वपूर्ण अंत में कवि कहते हैं, मनुष्य को जंगल हो जाने से। मनुष्य सभी प्राणियों से श्रेष्ठ क्यों है? क्योंकि उसमें मानवता है, उसमें मानवीय मूल्य हैं, वो संवेदनशील है, वो महसूस करता है, वो किसी के दुख और दर्द में, तकलीफ में उनको सहारा दे सकता है। उसमें कितने सारे ऐसे गुण हैं जो पशुओं से उसको अलग बनाते हैं। लेकिन अगर ऐसा ही हुआ तो मनुष्य जंगल बन जाएगा, मनुष्य में पशुता आ जाएगी, फिर कहाँ ये भेद रह पाएगा, कहाँ मानव श्रेष्ठ रह पाएगा? वो तो धीरे धीरे मानवीय मूल्यों की हत्या कर रहा है और किसकी ओर बढ़ रहा है? पशुता की ओर बढ़ रहा है। कवि चिंता से ग्रस्त है कि सभ्य कहलाने वाला मानव कैसे धीरे धीरे भौतिकतावाद के अंधानुकरण के कारण असभ्य होता जा रहा है। कवि इन तमाम आशंकाओं के बीच अपने कर्मठ होने का परिचय देते हुए कहते हैं कि हमें इन सारी अव्यवस्थाओं को दूर करने के लिए तैयार हो जाना चाहिए। हमें हर कीमत पर अपने घर को, अपने देश को, अपनी नदियों को, अपनी हवा को, अपने खाद्य पदार्थों को, अपने जंगलों को और सबसे ऊपर मानव सभ्यता की रक्षा करनी है। आजकल हम देख सकते हैं प्राचीन सभ्यता का धीरे धीरे ह्रास हो रहा है। पर्यावरण का ख्याल नहीं रखा जा रहा है। पर्यावरण बचाओ अभियान चलाने की नौबत आ रही है। वृक्ष और जंगल अंधाधुंध तौर पर काटे जा रहे हैं। मानवता का गुण धीरे धीरे नष्ट हो रहा है। पशुता का गुण बढ़ रहा है। नदियों का स्वच्छ जल प्रदूषित हो रहा है। ऐसी विषम परिस्थितियों में कवि का इस ओर ध्यान दिलाना बिल्कुल प्रासंगिक है। आज के प्रसंग में कवि की कल्पना चरितार्थ होते हुए हम देख सकते हैं। कवि का अंदेशा बिल्कुल सही है। हमें वृक्ष, पर्यावरण, मनुष्यता, सभ्यता और राष्ट्रीयता के प्रति संवेदनशील होना होगा। इन सब की रक्षा के लिए गंभीरता से विचार करना होगा।
सभी को एकजुट होकर प्रयास करना होगा और तभी हम अपने देश को बचा सकते हैं, तभी हम मानव मूल्यों को बचा सकते हैं और तभी हम मानवता को विजयी बना सकते हैं। अगर हम विवेक शून्य हो जाएंगे, विवेक से काम नहीं लेंगे तो वृक्ष ऐसे ही कटते रहेंगे। नहीं, वृक्षों की ऐसे ही हत्या होती रहेगी। भविष्य में जंगल मरुस्थल का रूप ले लेंगे। मानवता की सभ्यता धीरे धीरे नष्ट हो जाएगी। मानव भी जंगल का रूप ले लेगा। मानवीयता पशुता में बदल जाएगी। अतः हम कह सकते हैं कि मानव सभ्यता की सुरक्षा के लिए, पर्यावरण संरक्षण के लिए हमें सजग होना होगा और हमें इसको बचाने के हर संभव प्रयास करने होंगे। यहाँ पर हम कह सकते हैं कि कवि ने बहुत ही सटीक और प्रासंगिक शीर्षक का चुनाव किया है। एक वृक्ष को काटना साधारण सी बात है, लेकिन एक वृक्ष की हत्या कर देना साधारण बात नहीं है। हत्या करना एक असाधारण बात है और इसको हमें समझने की आवश्यकता है। यहाँ पर सिर्फ एक वृक्ष की हत्या नहीं की गई है, बल्कि यहाँ पर मानवता की हत्या की बात हो रही है, मानवीय मूल्यों की हत्या की बात हो रही है, प्रकृति के साथ खिलवाड़ की बात हो रही है और प्रकृति के बिना हम जीवन की कल्पना भी नहीं कर सकते। ऐसी कौन सी तकनीकी विकास की सीढ़ी हम चढ़ रहे हैं जो हमें ऊंचाई की तरफ न ले जाकर, विकास की ओर न ले जाकर एक गहरी खाई में धकेल रही है, एक अंधकार में हमें ले जा रही है और इससे बाहर निकलना हमारे लिए अति आवश्यक है और यही इस कविता का संदेश भी है। आशा करती हूँ कविता की व्याख्या आपको समझ में आई होगी, कविता का मूल भाव आप समझ गए होंगे। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं किसी नए वीडियो में किसी नई जानकारी के साथ। तब तक स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए, खुश होकर पढ़ते रहिए और पर्यावरण के संरक्षण में अपना योगदान अवश्य दें। जितना हम कर सकते हैं उतनी कोशिश हम सभी को मिलकर करनी होगी। जय हिंद, जय भारत। और अंत में मेरी भाषा हिंदी भाषा परिवार के साथ जुड़ने के लिए आप सभी का धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।